स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम द हिंदू के 3 एडिटोरियल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले का नाम है इन LAC टॉक फ्रॉम पीस टू कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, सेकंड का नाम है सेकंड चेयर, और जो थर्ड का नाम है रिड्यूसिंग इंडिया कैंसर केसेस। आइए डिस्कस करते हैं हम इन एडिटोरियल्स को। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल दिया है उसको देखते हैं। इस आर्टिकल में हम आज इंडिया चाइना के बॉर्डर्स एग्रीमेंट को रीड करेंगे, LAC के इश्यूज़ के लिए और भी अदर इश्यूज जिनके लिए पीस एग्रीमेंट लाए गए और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अभी तक। इस आर्टिकल को लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा द्वारा लिखा गया है, जो नॉर्थन इंडिया के आर्मी कमांडर रह चुके हैं। आज इंडिया चाइना के लद्दाख इशू, जो अभी गलवान वैली में फायरिंग हुई उसके बाद से बहुत सारे इश्यूज आते ही जा रहे हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इंडिया चाइना द्वारा पास्ट में दोनों कंट्रीज़ द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए मेंटेनेंस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाने के लिए एग्रीमेंट को बनाया गया था, जिसका कोई इश्यूज ना खड़ा हो बॉर्डर पर आगे आने वाले समय में। आज की जो प्रॉब्लम है इंडिया चाइना के बॉर्डर पर, एक्सपर्ट द्वारा उस पर बोला यह जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है एकदम से अचानक से पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये तो कई सालों से चल रही है। क्योंकि इंडिया चाइना द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए जिस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसे पास्ट में उसमें कोई भी क्लियरिटी का साइन ही नहीं था जिससे लाइन को मेजर किया जा सके दोनों बॉर्डर्स के ग्राउंड पर, जिसके लिए इंडिया द्वारा पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को अडॉप्ट किया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए। लेकिन जिसके बावजूद कोई क्लियर नहीं था कि जो काफ़ी समय दोनों कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम है, जो आज बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स लाए गए पास्ट में वो टोटली एप्रोप्रिएट थे पास्ट की सिचुएशन में, लेकिन आज उनके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए और जिससे इन फ्यूचर में उनका क्या असर पड़े। 1962 की वार्स के बाद से इंडिया चाइना के बॉर्डर को दोनों साइड से बड़ी ही अचिंता करे हुए हैं, कंट्रोल किया जा रहा था बिना किसी टेंशन के। कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जाना, कम से कम सोल्जर्स को डिप्लॉयड किया जाने लगा दोनों साइड से बॉर्डर पर, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस नहीं थी बॉर्डर्स को लेके उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसका मतलब लेकिन यह नहीं था कि दोनों कंट्रीज़ ने बॉर्डर्स के इश्यूज़ पर क्लेम करना छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था। इन सब के कारण से नथुला में वॉर हुआ 1967 में बॉर्डर्स के लिए। उस समय पर कोई क्लैरिटी नहीं होती थी कि कौन सा एरिया किस कंट्री का बॉर्डर है और कितनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जाए, ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं बनाए गए थे। 1976 में चाइना स्टडी ग्रुप को सेटअप किया गया, जिनके द्वारा क्लैरिटी दी गई उन जगहों पर जहां इंडिया द्वारा पेट्रोलिंग पॉइंट्स बनाए गए थे और मिलिट्री एक्टिविटीज़ करने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स पर रूल को बनाया गया था। 1986 में जब चाइना मिलिट्री द्वारा चू वैली में जब ऑक्यूपाई करके उनके द्वारा पोस्ट बनाई गई, तब इंडिया आर्मी द्वारा आवाज़ रेज की गई दोनों कंट्रीज़ के बाउंड्रीज बॉर्डर्स के इश्यूज़ पर ध्यान दिया जाए, लेकिन जिसमें कोई आज तक सेटलमेंट नहीं हुई जिससे पीस बनाया जा सके LAC पर। 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब बीजिंग में विजिट किया था उन्होंने, उनके आने के बाद से ड्राफ्ट बनाए गए LAC के लिए, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फिडेंस आए और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तब जाकर कहीं बहुत सारी रिकमेंडेशन को बनाया गया दोनों कंट्रीज़ के लिए एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर्स एरिया, जिसे साइन किया गया था दोनों कंट्रीज़ द्वारा 1993 में। 1993 के एग्रीमेंट से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को लाया गया, जिसमें दोनों कंट्रीज़ कोई लाइन फिक्स नहीं है कि कौन से एरियाज़ हैं और किस कंट्रीज़ द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाएगा। दोनों कंट्रीज़ में जिसके लिए कोई म्यूचुअल विजन नहीं है इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए, एग्रीमेंट के साथ साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के ग्रुप को क्रिएट किया गया था, जिनका काम ये था कि रेजोल्यूशंस को बनाया जाए जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस LAC पर आए डिफरेंसेस को रिमूव किया जाए। इस एग्रीमेंट 1993 में यह मेन फोकस था दिया गया था कि अगर दोनों कंट्रीज़ बॉर्डर पर अगर कोई इशू पैदा होता है तो जिसे मिलिट्री फोर्सेस द्वारा नहीं सुलझाया जाएगा और LAC पर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की जा सकती और कोई एयर एक्टिविटी नहीं की जा सकती है LAC पर, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुए एग्रीमेंट से पीस कायम किया जाए। और इस एग्रीमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कम से कम मिलिट्री सोल्जर्स को तैनात किया जाएगा LAC पर, जिससे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल और सिक्योरिटी को बनाया जाए, जिसे दोनों कंट्रीज़ द्वारा एक्सेप्ट किया गया था।
जिसके लिए 1996 में अग्रीमेंट लाया गया गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में, जिससे मिलिट्री फील्ड में कॉन्फिडेंस लाया जा सकेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिसमें दोनों देशों द्वारा रिड्यूस किया गया मिलिट्री फोर्सेस को मिनिमम लेवल्स पर, कि एलएसी के पास इतने सोल्जर तैनात होंगे, उससे थोड़ी दूर पर थोड़े और सोल्जर्स को तैनात किया जाएगा, ऐसे करके। और साथ ही साथ में कम से कम टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जाएगा एलएसी पर। और आगे बोला जाता है कि 2005 में कुछ प्रोटोकॉल्स को बनाया गया दोनों गवर्नमेंट द्वारा मिलिट्री फील्ड्स के लिए एलएसी पर, और ज़्यादा प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर बनाए गए जब दोनों देश के जवान पेट्रोलिंग करते समय फेस टू फेस आते थे, तो उन पेट्रोलिंग एरियाज़ पर जहां दोनों देशों द्वारा हक जताया जाता था। और भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए दोनों देशों के मिलिट्री के बीच में बॉर्डर्स मीटिंग पॉइंट्स के लिए, और जब बॉर्डर मीटिंग होगी उनके लिए भी प्रोसीजर बनाए गए थे। लेकिन इस एग्रीमेंट में दोनों साइड द्वारा कम मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ हो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। इस एग्रीमेंट के बाद भी क्या इनसे पीस को बनाया गया बॉर्डर्स पर? इन एग्रीमेंट्स द्वारा बॉर्डर पर दोनों साइड से पीस को काफ़ी लंबे समय तक बनाया गया, लेकिन इन एग्रीमेंट से सेटलमेंट नहीं की गई अभी अच्छे तरीके से। इसका रीज़न है कि दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री द्वारा पोस्टिंग को चेंज किया जा रहा है। कुछ सालों से जो पोस्टिंग पहले एलएसी से 4 किलोमीटर दूरी पर थी, थोड़ा आगे आ जाती है, जिसके कारण दोनों कंट्रीज़ में इशू बढ़ते ही जा रहा है। और इस एग्रीमेंट के कुछ पार्ट थे जिन्हें आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया दोनों देशों द्वारा। पहले की दोनों कंट्रीज़ द्वारा वे एलएसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे दोनों कंट्रीज़ के माइंडसेट अलग अलग हैं एलएसी को लेके, जिससे दोनों कंट्रीज़ से इस इशू को सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। इन सब के लिए दोनों कंट्रीज़ द्वारा ओल्ड मैप्स को रिवाइव किया गया, लेकिन दोनों थॉट्स में डिफरेंस है। दोनों कंट्रीज़ में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिससे इस इशू पे आज भी विवाद चल रहा है, जिसके कारण म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोसेस 2002 में ही रोक दिया गया था एलएसी के लिए। 1980 में चाइना द्वारा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करने लगा, जिससे इंडियन आर्मी द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान आने वाले समय में एक मेजर थ्रेट होगा। चाइना भारत का पहला दुश्मन है, मेजर दुश्मन है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर नुकसान करता है इंडिया को, जिसके कारण 2000 में नॉर्थन बॉर्डर पर मिलिट्री ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। दूसरा रीज़न है कि दोनों कंट्रीज़ द्वारा एग्रीमेंट में साइन ये हुआ था कि एलएसी पर बहुत कम, ना के बराबर मिलिट्री होगी, लेकिन दोनों कंट्रीज ज़्यादा ट्रुप्स डिप्लॉय किए जाते हैं, जिससे इसको कभी डिस्कस ही नहीं किया जाता। और 2006 में डिसीजन लिया गया 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाने का एलएसी पर, जिसके बाद से 2010 से 2 न्यू डिवीजन्स बनाए गए, उन्हें डिप्लॉय किया गया बड़ी मात्रा में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बढ़ाया गया, नॉर्थन बॉर्डर्स पर इंडियन साइड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, और एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए ट्रूप्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया था, जिससे इंडिया चाइना का मिलिट्री पेट्रोलिंग करते समय आमने सामने रहने लगी। कई बार चाइनीज़ सोल्जर द्वारा कंप्लेंट की गई, उन्हें उन एरिया से हटा दिया गया जहां पर वे पेट्रोलिंग करते थे। ऐसा नहीं है, एलएसी टोटली अनक्लियर लाइन ही नहीं है। इंडिया द्वारा एलएसी के लिए मिलिट्री मैप्स को रीड ध्यान किया गया था, जिसके द्वारा सोल्जर को पता होता है कि कौन सा एरियाज में पेट्रोलिंग करनी है। क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट द्वारा पॉइंटेड आउट किया गया था इंडियन आर्मी को कि इंडियन आर्मी द्वारा कभी भी पेट्रोलिंग नहीं की जाती थी देप्सांग एरिया में, जिसे 2013 में चाइना द्वारा हड़प लिया गया था। इंडियन आर्मी द्वारा पास से ही देप्सांग एरिया में पेट्रोलिंग की। दोनों आर्मीज़ के बार बार आमने सामने आने से लगातार आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सबसे पहले यह हुआ 2013 में देप्सांग, और 2014 में चाइना द्वारा चुमार में घुसपैठ करने का अटेम्प्ट किया गया था। इसके लिए दोनों कंट्रीज़ द्वारा बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन को साइन किया गया देप्सांग और चुमार के लिए, बट उन एग्रीमेंट से बहुत ही कम इम्पैक्ट नज़र आए। चुमार इंसिडेंट के बाद प्रोटोकॉल्स काफ़ी ज़्यादा ख़त्म से होते हुए नज़र आए दोनों देशों के बीच में, जिन्हें डोकलाम इंसिडेंट 2017 में सेटल किया गया। लेकिन डोकलाम इंसिडेंट के बाद से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हुए हैं। 15 अगस्त 2017 पैंगसौ में इंडिया और चाइना सोल्जर द्वारा एक दूसरे पर स्टोन थ्रोइंग की जा रही थी, और आज दोनों देशों की सोल्जर द्वारा गन फायरिंग की गई एलएसी पर,
जिससे दोनों देशों के बीच कोई ट्रस्ट नहीं है और जितने भी एग्रीमेंट्स बनाए एलएसी के लिए उन्हें चाइना द्वारा खारिज किया जा रहा है। आज दोनों देशों को पीस सेटअप करने के लिए एलएसी पे पास्ट एग्रीमेंट्स को मानना चाहिए और एग्रीमेंट्स में लाए उस पार्ट्स को वैल्यू देनी चाहिए। पहला कि रेजोल्यूशंस को लाया जाए, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स द्वारा एलएसी के लिए जो अलग अलग विचारधाराएं दोनों देशों की उन्हें हटाया जाए, और तो दूसरा कम से कम मिलिट्री तैनात हो एलएसी पर, जिससे काफ़ी लंबे समय से दोनों द्वारा माना ही नहीं जा रहा है। आज इस इशू को सॉल्व करने के लिए 5 कंसेंशंस को लाया गया दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर्स द्वारा, जिससे दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस को बनाया जाएगा। पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए आज दोनों देशों द्वारा इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए, तभी मेंटेनेंस पीस बनाया जा सकेगा। जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है सेकंड चेयर। इस आर्टिकल का कंटेंट है डेप्यूटी स्पीकर। आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है 17वीं लोकसभा को बनाए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट डेप्यूटी स्पीकर की अभी भी खाली पड़ी है, और ये सिचुएशन आज इसलिए सामने है क्योंकि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन को स्टार्ट किया जा रहा है मंडे से, और राज्यसभा द्वारा इलेक्ट किया जाएगा डेप्यूटी चेयरमैन को। डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अभी भी खाली है क्योंकि रूलिंग बीजेपी द्वारा डिले किया जा रहा है। सितंबर 9 को कांग्रेस लीडर द्वारा लोकसभा चौधरी द्वारा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा गया, जिसमें उनके द्वारा इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कहा गया इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स द्वारा। मिस्टर चौधरी द्वारा बोला गया कि जल्द से जल्द इस डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को अपोजिशन को दिया जाए, लेकिन मिस्टर बिरला द्वारा कोई भी आंसर नहीं दिया गया इस पर, और बीजेपी द्वारा कुछ नहीं कहा जा रहा है इस पोस्ट के लिए। 2019 के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट द्वारा ट्राई किया जा रहा है इस पोस्ट को फिल करने के लिए, जिसके लिए YSR कांग्रेस को अप्रोच किया गया, लेकिन जिसे अप्रोच नहीं दी गई क्योंकि जो कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसके लिए इस पोस्ट के लिए आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिले इस पोस्ट के साथ में। कांग्रेस द्वारा इस इशू पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अदर अपोजिशन इस पर कुछ नहीं कह रही हैं। आज राज्यसभा में हरिवंश को री इलेक्टेड किया गया है। राज्यसभा में जो अभी डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में री इलेक्शन लड़ेंगे, जो हरिवंश जी हैं रूलिंग कंबाइंड कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा 2018 के इलेक्शन में BK हरिप्रसाद को डिफीट किया गया था। 2 पार्टीज़ के कंबाइन होने के बाद से उनके द्वारा राज्यसभा में मेजॉरिटी होने से कई बार वोट्स लिए गए, और इस बार बीजेपी के 140 लीडर्स द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है हरिवंश जी को। और अपोजिशन में RJD के मनोज झा वो काफ़ी नॉलेजेबल मेंबर हैं अपोजिशन के, जो जॉइंट कैंडिडेट्स हैं 12 पार्टीज़ के। आज कोविड-19 के कारण कई मेंबर्स द्वारा सेशन ना हो ऐसी अपील की जा रही है। आज बीजेपी की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी इंक्रीज़ होती जा रही है। वे सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं अपोजिशन पर भी और पार्लियामेंट के रूल्स पर भी, क्योंकि आज उनके द्वारा मना यह किया जा रहा है कि अपोजिशन में से इस डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को फिल नहीं किया जाएगा। आज इंडिया कोविड-19 के साथ साथ इस चैलेंज से भी फेस कर रहा है। बीजेपी द्वारा अपोजिशन को नष्ट व ब्रेक किया जा रहा है उनके मेंबर्स को अपने पार्टीज में लाके। डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन होने चाहिए पार्लियामेंट में, जिसके लिए कंसेंशन एग्रीमेंट बनाए गए हैं, जिससे अपोजिशन को डेप्यूटी स्पीकर बनाया जा सके। और रूलिंग गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बल्कि अपोजिशन पार्टीज़ पर, बल्कि काइंड होना चाहिए उन अपोजिशन पार्टीज़ के लिए, और अपोजिशन पार्टीज़ को भी इस इशू से लड़ने के लिए थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। तो हमारा जो थर्ड आर्टिकल है उसका नाम है रिड्यूसिंग इंडिया कैंसर बर्डन। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कैंसर केसेस। इंडिया में आज कैंसर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक रिसर्च की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट अगस्त 2020 द्वारा बोला जाता है कि इंडिया में कैंसर के 13 लाख केसेस आए हैं 2020 में। आज इंडिया का कैंसर केसेस में रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इस पूरे डेकेड में। अगर 2017 की रिपोर्ट देखें तो जिसमें इंडिया में कैंसर केसेस 2 से 6 गुना तक इंक्रीज़ हुए हैं 1990 से 2016 के मुकाबले में, और कैंसर से डेथ भी बहुत लोगों की हुई है इस टाइम पीरियड में। आगे बोला जाता है कि टोटल कैंसर केसेस में 213 केसेस ऐसे 2/3 केसेस ऐसे थे जो लास्ट स्टेजेस पर पाए जाते हैं। उन पेशेंट को कैंसर का जल्दी से पता ही नहीं चल पाता, उनके कैंसर स्टेजेस का,
मैन में मोस्ट कॉमन कैंसर हमेशा उनके लंग्स में, ओरल एक्टिविटीज़, स्टमक में, फूड पाइपलाइन में पाया जाता है। और वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर, कॉर्विक्स कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, उनमें ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं उनके। और इन कैंसर केसेस से में 27% केसेस में कैंसर टोबैको के कारण पाया जाता है। बाकी केसेस में कैंसर लोगों के ज़्यादा शराब लेने, गलत डाइट लेने से, पॉल्यूशन, कम फिजिकल एक्टिविटीज़ करने से होता है। कैंसर के कारण हर साल बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो जाती है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट पर, उनकी फैमिलीज़ पर। सोशल इम्पैक्ट ये होता है कि आस पड़ोस के लोग उनके साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ये होता है कि अगर किसी इंसान को अगर कैंसर है, वो मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाता, जो कीमोथेरेपी है उसको अफोर्ड करने में वो असमर्थ होता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। इन कैंसर के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए कैंसर ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके लिए 3 एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। पहला, रिस्क रिडक्शन, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए कैंसर्स को फर्स्ट स्टेजेस पर। और थर्ड, प्रोग्राम और पॉलिसी को लाया जाए कैंसर्स के लिए। कैंसर्स के केसेस आज इतने इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जिनको रोका जा सकता है, क्योंकि 50 से 60% केसेस उन पदार्थों से होता है जबकि पर्सन उन्हें इनटेक करता है, उसे पता है कि इससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर देता है। इन केसेस को रोकने के लिए कम्युनिटी को एम्पावर किया जाए, गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेट क्लिनिक्स द्वारा, सिविल सोसाइटी में रहने वाले पर्सन, एनजीओज द्वारा हेल्थ एजुकेशन दी जाए, जिससे उन पर्सन को उन पदार्थों के बारे में पूरी नॉलेज होगी और जो पर्सन कैंसर से पीड़ित है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, जिसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जाए। हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे टेस्ट जल्दी किया जा सके, फर्स्ट स्टेज पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जाए टाइम पर, और कैंसर के ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जिससे पर्सन अफोर्ड कर पाए, क्योंकि कैंसर में दी जाने वाली कीमोथेरेपी काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिससे एक गरीब पर्सन जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाता। तो देखते हैं कि अब डेटा का क्यों इस्तेमाल होना चाहिए कैंसर के केसेस को कम करने के लिए। अंत में बोला जाता है कि पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट के पास डेटा हो, जिससे प्रोग्राम और पॉलिसीज को रन किया जाए उस डेटा के अनुसार कि लास्ट ईयर का अगर डेटा होगा तो अच्छे से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा उन आधार पर। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए हर साल, जिससे इनिशियल स्टेजेस पर भी डिटेक्शन ट्रीटमेंट किया जाए और राइट प्लेसेस के लिए रेफर किया जा सके पेशेंट को। क्योंकि होता क्या है कि ना तो पहले डिटेक्शन हो पाती है फर्स्ट स्टेजेस पर, अगर हो भी जाती है तो उस इंसान को रेफर नहीं कर पाते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए। इस डेटा को कंट्री के कैंसर रिसर्च में इस्तेमाल किया जाए, जिससे कैंसर को प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सके। इस कैंसर डिसीज़ के बारे में अच्छे से रिसर्च की जा सके। अगर रिसर्च के लिए एक्यूरेट डेटा होगा तो जिसके आधार पर पॉलिसीज़ को अच्छे से यूज़ में लाया जा सकेगा। इंडिया द्वारा कमिटेड यह किया गया है कि 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कैंसर के केसेस को 1/3 तक कम कर पाएगा इंडिया। ऐसा गोल सेट किया है इंडिया ने अभी। इंडिया द्वारा कैंसर को कम करने के लिए पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव किया जा रहा है। गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है, जैसे आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, जनौषधि परियोजना जैसी प्रोग्राम्स को। और फूड सिक्योरिटी द्वारा लेवलिंग की जा रही है अब ड्रग्स पर, जिससे डिसीज़ के ट्रीटमेंट की ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल और एफोर्डेबल बनाया जाएगा प्रत्येक पर्सन के लिए। और अन्य इनिशिएटिव भी लिया गया गवर्नमेंट द्वारा, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, स्ट्रोक, जिनसे इन लाइफ लॉस होने वाली डिसीज़ को कंट्रोल किया जाए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में अवेयर किया जा सकेगा। आज भारत की अप्रोच सिर्फ डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट प्रोसीजर को लेकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिससे फर्स्ट स्टेजेस पर ही कैंसर के रिस्क को कम किया जा सके, और सोशली भी और इकोनॉमिकल भी। तो आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।